जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरर इन मेजरमेंट। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए एरर इन मेजरमेंट। नए पेज से हेडिंग डालिएगा, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट और आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के एग्ज़ाम में हर साल इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट के एग्ज़ाम में तो जो थ्योरी मैं बताने चल रहा हूँ हूबहू इसी से क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को बड़े ध्यान से, बड़े फोकस्ड होकर, बड़े अटेंशन के साथ देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हुए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले एरर इन मेजरमेंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे कुछ पैरामीटर्स, जैसे ट्रू वैल्यूज़, मेजर्ड वैल्यूज़ और एक्यूरेसी, प्रिसीजन। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एरर को देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ट्रू वैल्यू। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हम लोग किसको बोलते हैं? द एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर रेफरेंस वैल्यू या फिर जो आपकी डिसाइडेड वैल्यू होती है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आर्मी में जो हाइट मांगी जाती है वो कितनी मांगी जाती है? 162 सेंटीमीटर। तो आर्मी हाइट कितना बोला जाता है? H = 162 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी की जो हाइट है, अगर कोई 162 पर आता है, उसकी हाइट 162 है, तो ही आर्मी में उसका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है? ट्रू वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जिससे बाकी सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं या जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीज़ों की बात होती है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो हर जगह हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमने स्पेस में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मेज़र किया है, तो उसकी वैल्यू गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, ट्रू वैल्यू ये है। कभी कभी ट्रू वैल्यू आपको किसी चीज़ की फिक्स होती है, कभी कभी ट्रू वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्रू वैल्यू उसको बोलेंगे जो एक्चुअल वैल्यू होती है। आगे बढ़ेंगे। मेजर्ड वैल्यू, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा जाएगा। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू किसको बोलेंगे? ऐसी सारी वैल्यूज़ जो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती है उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। जैसे जैसे आप कहीं पे जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो आप देखिए, आप उसको तराजू पे तौलते हैं, तब उसके बाद आप उसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोग्राम दाल लेने गए, तो जब आप दाल लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं ना, भैया 1 किलोग्राम दाल दीजिए हमको। तो वो आपको पहले तराजू पे रखेंगे दाल, जब 1 किलोग्राम हो जाएगा तब आपको देते हैं। तो आपके पास जो 1 किलोग्राम दाल आई वो कौन सी है? मेजर्ड वैल्यू आपको मिला है, ठीक है। मतलब मेज़र करके तब आपको दिया गया है। जब आप दर्जी की दुकान पे जाते हैं, टेलर के यहाँ जाते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले टेलर अपने इंच टेप से आपके शरीर का मेज़रमेंट लेता है, तब वो कपड़े सिलता है। तो मेज़रमेंट लेने के बाद जो वो कॉपी पे लिखता है, तो वो जो वैल्यू लिखता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि वो मेज़र करके लिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? जैसे आप मॉल में जाते हैं, मॉल में कहीं पे कोई कपड़ा है, मान लीजिए साइज़ XL है और XXL है या मीडियम है और शॉर्ट है, लार्ज है, तो देखो वो आपका स्टैंडर्ड है। अब अगर आपको लेना है तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। टेलर के यहाँ टेलर आपके हिसाब से चलता है, तो टेलर के यहाँ आप स्टैंडर्ड हो गए। वो जो वैल्यू लिखता है वो मेजर्ड वैल्यू है। तो अगर मेजर्ड वैल्यू और हमारे बॉडी की स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर जाता है तब तो हम बोल देते हैं कि कपड़ा सही है।
कपड़े में कोई गलती नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं करता है तो हम बोल देते हैं कि साइज छोटा है, गड़बड़ है या गलत है। ओके, तो इसलिए ऐसी मेजर्ड वैल्यूज जो ट्रू वैल्यू से मैच करती हो या ट्रू वैल्यू के नज़दीक हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका मतलब उसमें एरर कम है। तो मेजर्ड वैल्यू में हम लोग लिख लेंगे दोज वैल्यूज विच फाइंड्स आफ्टर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटेड वैल्यू, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेड वैल्यू को क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। एरर किसको देख लेते हैं पहले, एरर को। एरर गलती क्या होती है? एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी जो लेंथ है वो लग रही है, सपोज दैट 42 सेंटीमीटर लेंथ। कितनी लग रही है? 15 दूनी 30 ना, 15 तियां 45, 15 चौके 60। तो आप इसको ले लीजिए, मान लीजिए आपके जो पैंट की लेंथ है वो कितना लगती है? 42 सेंटीमीटर। तो ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा? 42। लेकिन जो दर्जी मेजर किया है उसने मेजर किया है 40। उसने कितना मेजर कर दिया? 40। तो 40 माइनस 42 माइनस 40 कितना है? 2। तो कितने की गलती हुई? 2 की गलती हुई। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर उसने गलत किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां देखेंगे, यहां पे इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। अब अगर मान लीजिए उसने ले लिया, आपका एक्चुअल साइज कितना है? 42, उसने सिल दिया 44। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा? 42 आपका है और उसने सिल कितना दिया? 44 पैंट की लेंथ। तो अब कितना आ जाएगा? -2। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? ज़्यादा बड़ा सिल दिया। ओके, तो इसका मतलब अब वो एरर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एरर भी हमारे पास 2 डायरेक्शन में चलते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एरर चलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। देखो ये इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसके लिए हम लोग अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। आज के वीडियोस में हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि एरर्स वगैरह कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। अगला जो ये टॉपिक है उसका नाम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऐसी मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक हो उसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों साथ साथ समझेंगे। प्रिसीजन, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू कितना है, इन सबको हटा देते हैं। किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू जो है वो कितना है? मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू हमने ले लिया, देखिएगा किसी चीज़ की जो ट्रू वैल्यू हमने लिया 42.845। किसी चीज़ की लेंथ है कितना? 42.8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग उसको मेज़र करते हैं 2 इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट ए जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट तक इंफॉर्मेशन देता है। तो उससे जो मेज़र हमने किया, पॉइंट के बाद आप यहाँ 1 लगा देंगे, इसका मतलब डेसिमल के 1 डिजिट तक। बी जो मेज़र करता है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक, 1 और 1 2 डिजिट तक क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, वैल्यू बताएगा। तो इससे जब हमने मेज़र किया तो हमें क्या मिल रहा था? मेजर्ड वैल्यू 42.645, सॉरी 1 डिजिट तक दे रहा है ना, तो कितना मिल रहा है? 42.6। जब इससे हमने मेज़र किया इस वाले इंस्ट्रूमेंट से तो हमें मिल रहा था 42.24। कितना? 42.24। अब देखेंगे कि सबसे नज़दीक कौन सी वैल्यू है इसके। दिस इज ए ट्रू वैल्यू।
तो इस इंस्ट्रूमेंट ए से जब हमने मेज़र किया तो हमें कौन सी वैल्यू मिली? 42.6 सेंटीमीटर। ओके। और जब बी से हमने मेज़र किया तो 42.24 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताएं कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। ये वाली वैल्यू 42.6, क्योंकि 42.6 और ये यहाँ देखिए 0.245 ये ज़्यादा है। यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है? 605 पॉइंट, इससे कितना ज़्यादा है? 605। और ये कितना ज़्यादा है? 0.245। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट। ओके। और अब ये देखेंगे कि ये बहुत बारीक मेजरमेंट कर रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमको मेजरमेंट करके दे रहा है। ओके। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि हमें बहुत ही बारीक मेजरमेंट कर रहा है। अगर हम इससे मेजर कर रहे हैं तो ये हमें ज़्यादा नज़दीक वैल्यू देगा, क्योंकि अगर इससे मेजर करेंगे तो या तो ये 42.6 देगा, या 42.7 देगा, या 42.8 देगा, या 42.9 देगा। ये क्या देगा? 42.24, 25, 26, 27। तो ये हमको कहाँ तक दे सकता है? 42.84। अगर इसको इसके नज़दीक लाना है तो ये इसके नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच सकता है, लेकिन ये नहीं पहुँच सकता। अगर हम कोशिश करें तो ये इससे सबसे ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच सकता है, बट ये कभी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ये वैल्यू, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा बारीक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए ये तो ज़्यादा करीब है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट। ये दूर है लेकिन इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, इसलिए ये मोर प्रिसाइज, ये मोर एक्यूरेट। तो इसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट। इसको बोलेंगे मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। ठीक। प्रिसाइज का मतलब होता है बारीक इंस्ट्रूमेंट, बारीक। और एक्यूरेसी का मतलब होता है करीब, कितना करीब ट्रू वैल्यू के है। जो ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, जो बहुत बारीक होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। ठीक है। जैसे किसी समय को आप देखो, जैसे अगर हम लोग बोलें कि 10 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया। अगर घंटे में बात करें तो 1/6 आवर। 10 मिनट को क्या लिखेंगे? 1/6 आवर। मिनट में अगर बात करें तो 10 मिनट। सेकंड में बात करें तो 600 सेकंड। ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाला जो है ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि ये हमको बहुत, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट को भी बता रहा है। मिनट वाला क्या है? केवल 1 मिनट बताएगा, फिर 2 मिनट बताएगा, फिर 3 मिनट। अब जब भाई 1 मिनट हुआ, कुछ देर के बाद 2 मिनट होता है ना, कि तुरंत हो जाएगा। 1 मिनट का कोई इंटरवल होगा, लेकिन सेकंड वाला उस 1 मिनट के अंदर भी बता रहा है कि अब 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड हुआ, 1 मिनट 3 सेकंड हुआ। इसका मतलब सेकंड वाला क्या है? मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो सेकंड टाइम का जो यूनिट है वो क्या है? मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज। ठीक है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बढ़ता जाता है, रिजोल्यूशन बढ़ने का मतलब जैसे आप फोटो का क्या करते हो, आप देखो जूम करते चले जाते हो, जूम करते चले जाते हो, तो किसी के चेहरे पर अगर तिल होता है तो वो दिख जाता है। इसका मतलब आपका जो फोटो है, आपका जो फोन है वो बहुत मोर प्रिसाइज फोन है, एक एक चीज को वो दिखा देता है। अब कुछ लोगों का ऐसा है कि दूर से आपने फोटो ले ली, लेकिन जब आप जूम कर रहे हो तो फोटो फट जाती है। तो इसका मतलब उनका जो जूमिंग पावर है वो कम प्रिसाइज है। आर यू गेटिंग इट? तो प्रिसाइज का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, कितना बारीक ऑब्जर्वेशन और ये सब। एक्यूरेसी का मतलब कितना ट्रू वैल्यू के नज़दीक आपका डेटा है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। ठीक है। तो हेडिंग आप डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ एरर।
नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर। आगे लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। तो सबसे पहला जो एरर आपका आएगा वो आपका आएगा सिस्टमैटिक एरर। एक एक एरर पे देखेंगे। सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है हमारे पास रैंडम एरर, तीसरा है ग्रॉस एरर। ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये भी 3 टाइप का होता है। पहला आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, दूसरा आ जाएगा हमारे पास imperfection in measurement, और तीसरा हमारे पास है पर्सनल एरर। रैंडम एरर में हमारे पास आ जाता है, ध्यान से देखते रहें, रैंडम एरर में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले लीस्ट काउंट एरर, दूसरा आ जाता है पर्सनल अनबायस्ड एरर। इसमें जो डेटा है कुछ वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो उसको अभी हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। और ग्रॉस एरर में तो ये आपका एक ही टाइप का है, ग्रॉस एरर में ये एक ऐसा एरर है कि जब सब कुछ सही है लेकिन पर्सन क्या कर रहा है, जानबूझकर रीडिंग गलत पढ़ रहा है। तो जब रीडिंग वो जानबूझकर गलत पढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है। 1 बाय 1 अब हम लोग समझेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो समझेंगे सिस्टमैटिक एरर। जब कभी एरर केवल एक ही डायरेक्शन में होता चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसके लिए आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे आपकी शर्ट की बटन है ना, शर्ट की बटन है, हम सिस्टमैटिक एरर को प्रोसीड कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे शर्ट की बटन होती है तो 5 बटन है तो 5 शर्ट में होल भी होंगे। ये क्या है, बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है और ये भी बटन है। और ये क्या है, होल 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 होल। ये बटन है, ये होल है। अगर आप सारी बटन को सारे होल में आप क्या करो, 1 बाय 1 सब कुछ बंद कर दो, तो इसका मतलब आपने बटन को सही बंद किया है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से बात करते करते अक्सर हो जाता है कि ये वाली बटन आप इसमें डाल देते हो। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाली बटन आप इसमें डाल देते हो। अब जैसे ये गया तो अगली जो बटन होगी वो भी आप क्या करोगे, इसी में डाल देते हो। तो आपने एक गलती कहाँ पे किया, यहाँ पे, और कितना गलती, इतना। यहाँ पे डालने के बजाय आपने इतना मिस्टेक कर दिया। अब यही मिस्टेक आगे में भी होता चला जाएगा। अब ये वाला क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, आपने एरर कर दिया है तो एक बार अगर आपने गलती कर दिया और फिर उसके बाद आपने उस हिसाब से उसी गलती को लेते हुए आप जब बटन बंद कर दोगे तो आपको कितनी बार सुधारना पड़ेगा, तो टोटल कितनी गलती आपने किया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ पे एक बार गलती कर देते हो उसी हिसाब से आप आगे चलते चले जाते हो। तो ये वाली बटन को यहाँ पे आप बंद करोगे, ये वाली बटन को यहाँ पे बंद करोगे, ये वाली बटन को यहाँ पे बंद करोगे। तो एक मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक, चौथी मिस्टेक। ठीक है। अब आपको लगा कि यार अगला वाला अब ये कहाँ बंद किया जाए, तो आपको पता चलता है कि अब हमने तो मिस्टेक कर दिया। जब आप मिस्टेक करते हो तो आप फिर क्या करते हो, इसको ओपन करते हो, इसको ओपन करते हो और इसको इसमें बंद करते हो, फिर इसको इसके साथ ओपन करके इसमें बंद करते हो।
2 बार आपने दूसरी गलती सुधारी, इसको बंद करके आप इसको ओपन करके इसमें आप बंद करते हो तो तीसरी गलती सुधारी, फिर उसके बाद आपने ये चौथी गलती सुधारी, 5वीं तो गलती थी ही नहीं। तो जितनी आप गलती करोगे लास्ट में उतना आपको सुधारना पड़ेगा। तो अगर आपने एक गलती की और उसी गलती को रिपीट करते चले गए तो इसका मतलब वो गलती ऐड होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमने ये गलती ऊपर ले जाके की है ना, हर बार ये गलती कहाँ जा रही थी, ऊपर। इसकी गलती ऊपर चली गई, इसकी मिस्टेक ऊपर चली गई। तो हमने देखा कि एक बटन का जो मिस्टेक है, बटन का जो मिस्टेक है वो कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ। तो एक ही डायरेक्शन में तो जा रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गलती हो रही थी वो देखो एक ही डायरेक्शन में हो रही थी। तो ऐसे मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको इसमें बंद कर दें, इसको इसमें बंद कर दें, इसको, तो गलती नीचे चली जाती फिर, लेकिन सारी मिस्टेक फिर नीचे चली जाती। इसका इसके साथ बन जाता, इसका इस बटन का इसके होल के साथ, इस बटन का इस होल के साथ, इस बटन का इस होल के साथ, लेकिन सब फिर ऐसे होने लगते। तो कहने का मतलब जब कभी मिस्टेक केवल एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आपने क्या किया, आपने गलती से एक बटन ये वाली क्या किया, यहां पे बंद कर दिया। पहली बटन दूसरे होल के साथ आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके बाद दूसरा जो बटन है उसको आपने इसके साथ बंद कर दिया, दूसरे को किसके साथ लगा दिया, फोर्थ के साथ, और इसको अब आपने किसके साथ लगा दिया, इसी के साथ, इसके साथ। तो क्या कोई पैटर्न मिल रहा है? एक गलती आप नीचे कर रहे हो, दूसरी गलती आप ऊपर ले जाके कर रहे हो, फिर तीसरी वाली मिस्टेक आप इसके साथ कर रहे हो। ये तो आप देखो, एक एरर ऊपर और एक एरर नीचे, एक एरर पॉजिटिव, एक एरर नेगेटिव, और उनमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसी एरर रैंडम एरर में आती हैं। समझ गए? तो ऐसी एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर किसको बोलते हैं। अब देखते हैं सिस्टमैटिक एरर किस किस कारणों से प्रोड्यूस होता है। तो सिस्टमैटिक एरर 3 रीजन से प्रोड्यूस होता है: इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट और पर्सनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर में 3 चीज़ें फिर आती हैं। सबसे पहला कि आपका जो डिवाइस है वो ही सही नहीं है। तो मॉडल ऑफ डिवाइस इज इनकरेक्ट, मतलब आपका स्केल टूटा हुआ है। ठीक है, या फिर इसको ध्यान से समझेंगे, ये पहला आपका होगा, या फिर आपका स्केल टूटा हुआ है, या फिर उसमें सही से प्रिंटेड नहीं है, मतलब उसके जो स्केल्स हैं वो बराबर नहीं है। जैसे पता लगा आपने एक स्केल यहाँ लिया और इसमें यहाँ पे आपने 0 किया, उसके बाद 1 किया, फिर 2 बगल यहीं कर दिया, फिर 3 यहाँ कर दिया, तो आपका स्केल ही सही नहीं है। जब स्केल ही सही नहीं होगा तो उसके सारे मेजरमेंट भी इधर उधर हो जाएंगे। तो दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जब स्केल सही नहीं होगा तो इसका मतलब इसके कारण जो मेजरमेंट आएगा वो सब कुछ गलत आएगा। तो जब गलत आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण आते हैं, उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा हमारे पास है, अभी पर्सनल अनबायस्ड एरर देखेंगे, अब हम लोग फोकस करेंगे सिस्टमैटिक एरर पे। ठीक है, ध्यान से देखें। दूसरा जो हमारे पास आता है 0, इसका मैच नहीं करता है, इसका 0 इज नॉट मैच, 0 इज नॉट मैच। मतलब जैसे वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल में कितने स्केल होते हैं, 2 स्केल। जैसे एक ये मान लीजिए वर्नियर स्केल हो गया, इसका क्या हो जाएगा 0, फिर इसका 1, फिर इसका 2,
इसका 3, इसका 4, ऐसे पूरा चलता है। अब मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल आपका यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 मैच होना चाहिए। अगर 0 मैच नहीं होगा इसका मतलब आपका वर्नियर स्केल क्या है, गलत है। तो दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपका स्केल क्या होना चाहिए, उसके जीरोज को मैच करते रहना चाहिए। तीसरा आपका जो आता है कैलिब्रेशन, ये सब इंस्ट्रूमेंट का ही है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कैलिब्रेशन का। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ, जब आप सब्जी लेने जाते होंगे तो कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि पत्थर का बाट अपने पास रखते हैं, पत्थर का किलोग्राम अपने पास रखते हैं। तो जब आप उनसे बोलेंगे भैया 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए, तो वो किलोग्राम का स्टैंडर्ड लोहे का बाट नहीं रखेंगे, वो ईंट रखे रहते हैं या पत्थर रखे रहते हैं। उस पत्थर से आपको क्या करेंगे, देंगे तौल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप अब उनको कैसे पता या आपको कैसे पता कि ये 1 किलोग्राम है कि नहीं। वो क्या करते हैं कि जिनके पास 1 किलोग्राम का वेट होता है उसके साथ जाके तौल लेते हैं, उसके साथ वो बराबर कर लेते हैं। तो अब उनको पता चल जाता है कि इसका मतलब ये क्या है, 1 किलोग्राम के बराबर है। तो अगर कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ, कैलिब्रेशन का मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नाप के एक नया इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया, अगर वो सही नहीं हुआ तो भी आपके मेजरमेंट पे एरर आ जाएगी। तो जो 1 किलोग्राम आलू तौलाए हैं वो 1 किलोग्राम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एरर कैलिब्रेशन के कारण आते हैं और वो एरर भी किस में आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर में आ जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट। इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट क्या कहता है, सिस्टमैटिक एरर का दूसरा पॉइंट। इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट में अब इसमें इंस्ट्रूमेंट सही होता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। लेकिन आप मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर थर्मामीटर देखो लगाता है ना, तो थर्मामीटर कहाँ लगाएगा, या तो माउथ में लगाता है या तो आपके आर्मपिट के नीचे ऐसे लगा देता है। क्यों आर्मपिट के नीचे लगा देता है, इसलिए लगा देते हैं ताकि बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो मेजर किया जा सके। अब जैसे इंजेक्शन का, अब देखो इंजेक्शन सही है, ध्यान से समझिएगा, आपको इंजेक्शन आती है ना नर्स, तो इंजेक्शन कैसे लगता है, देखें इंजेक्शन को सबसे पहले उसमें वो सब शीशी फोड़ के और उसके बाद उसमें शीशी ऐसे करके निकाल के तब सब कुछ, इंजेक्शन सही है, ध्यान से देखेंगे इंजेक्शन सही है, लेकिन आपके लगाने का तरीका गलत है। आप इंजेक्शन कैसे लगा रहे हो, ऐसे ऐसे कभी इंजेक्शन लगता है, नहीं लगता। इंजेक्शन कैसे लगता है, आप पहले उसको हाथ से ऐसे देखेंगे, इंजेक्शन ऐसे रखेंगे, बगल से ऐसे साइड में जो आर्टरीज होती है उसको ढूंढेंगे, उसके बाद फिर ऐसे करके हल्का से लगा देंगे। तो ये सही तरीका है, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ही इंजेक्शन सही तरीके से लगेगा। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट इसमें करेक्ट होता है, और तरीका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण भी एरर आ जाता है। तो वो जो एरर होता है वो इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट होता है। कभी कभी आप देखो, एक दीवार के बीच, दो दीवार के बीच की डिस्टेंस नापनी होती है यहाँ से यहाँ तक, तो एक आदमी ग्राउंड से, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है, आप बैठना नहीं चाहते, इधर से एक आदमी बैठ के यहाँ पे फीता लगाया और आप खड़े होके यहाँ पे फीता लगा रहे हो। ये आप खड़े होके फीता कहाँ लगा दिए, यहाँ पे खड़े होके, तो क्या इसकी ये लेंथ आपने सही मेजर किया, नहीं। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच की प्रॉपर करेक्ट डिस्टेंस आए, तो कंडीशन ये है कि आपको दोनों को सेम हाइट पर रखना पड़ेगा। जब दोनों सेम हाइट पर रहेंगे तो ही आपको प्रॉपर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देंगे। तो अगर ये ग्राउंड पर रखे हैं अपने फीता को, तो इनको भी अपनी फीता को ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा। अगर ये एच हाइट पर रखे तो इनको भी एच हाइट पर लगाना पड़ेगा।
तो जब कभी मेजरमेंट के तरीके के कारण एरर आता है तो उसको हम लोग इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, कभी कभी आप मेज़र करते रहते हैं तो देखो कभी कभी हवा भी चलती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की बढ़ती या घटती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी दौड़ते दौड़ते इंजेक्शन लगवा ले रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे अब आपका सिस्टम, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट रहेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत एरर आता है, तो उसको भी हम लोग इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक चेंज होना चाहिए। ठीक है। पर्सनल एरर में क्या होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन इनका चेंज करने का तरीका सिस्टमैटिक है, तब तो इसमें आएंगे। अगर इनका चेंज करने का तरीका सिस्टमैटिक नहीं है तब तो ये रैंडम में आ जाएंगे। ठीक है। आगे चलेंगे। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में हम लोग जब कभी मेजरमेंट लेते हैं तो पर्सनल एरर में हम सही तरीके से भी मेज़र करते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी सही होता है, लेकिन रीडिंग गलत तरीके से लेते हैं। रीडिंग हम लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से। जैसे आप क्या करते हो कि मान लीजिए कि आपको पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है स्केल पर। अब हम लोग अपने अगले वाले पे आ जा रहे हैं, पर्सनल एरर वाले पे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है, ये आपका पेंसिल है और ये आपको क्या करना है, इसकी लेंथ मेज़र करनी है। ठीक है। और ये आपका स्केल है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो अब अगर आप यहाँ पे 7 लो, अब अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आपकी आईज यहाँ है, जब यहाँ से देखोगे तो ये इसकी लेंथ आपको कैसे दिखेगी, ऐसे, ये आपको लगेगा इसकी लेंथ कितनी है, 7। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 5। इस पेंसिल की लेंथ आपको कितनी दिखेगी स्केल पर, 5। और अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको क्या दिखेगी, 6। ठीक है। तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका स्केल भी सही है, आपने पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट को रखा भी सही है, लेकिन अब आप मेजरमेंट में प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप मेजर मतलब नौसिखिया जितने भी लोग होते हैं वो इसी में उनका फॉल्ट आता है, पर्सनल एरर में। तो जब भी बायस्ड, ध्यान से देखेंगे, जब भी बायस्ड आपका ये आ जाएगा, बायस्ड और इंटेंशनल, मतलब इंटेंशनली जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, पर्सनल एरर बोलते हैं। तो अगर कोई एरर पैरेलैक्स के कारण है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स, क्योंकि आप यहां से मेजर कर रहे हैं तो पेंसिल यहां दिख रही है, यहां से, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स जो एरर आता है उसको पर्सनल एरर की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रैंडम एरर में, समझ गए ना। तो अब नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट एरर रैंडम एरर होगा। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टाइप का एरर है रैंडम एरर, उस पे बात करते हैं। ठीक है। ग्रॉस एरर तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब हेडिंग डाल दीजिए रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें सबसे पहले देखेंगे लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर जो आपका आता है वो रैंडम एरर होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है,
यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, ठीक है। और ये स्केल क्या है? मीटर का। ये स्केल क्या है? मीटर। तो जब मीटर स्केल है मतलब ये 0 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं मेजर कर सकता। अब हमने सपोज दैट अपने मार्कर को यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेंगे, थोड़ा सा और इधर, 1 और 2 और 3 4। अब हमने अपने मार्कर को यहाँ पे रख दिया, यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जैसे हमने अपने मार्कर को यहाँ पे रखा तो हमारा मार्कर देखिए 0 1 2 3 ना। अब यहाँ पे क्या लगाएं, क्योंकि ये तो यहाँ की तो रीडिंग बताएगा नहीं, ये या तो 1 बताएगा, या तो 2 बताएगा, या तो 3, या तो 4, लेकिन हमारा जो लेंथ है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो बीच में जब आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? गेस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या गेस करके लिखेंगे? या तो लिखेंगे 3.3, 3.3 लिखेंगे, या फिर क्या लिख देंगे? 3.4 लिख देंगे, इन्हीं के आसपास रहेगा। लेकिन कंफर्म नहीं पता, इसका मतलब आप गेस कर रहे हैं, कंफर्म नहीं पता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती आप करेंगे, इसका मतलब ये गलत रीडिंग हो सकती है। अब इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर वाला लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर का जब स्केल ले लेंगे तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब यहां रखेंगे तो अब देखिए, अब तो ये बता देगा ना किस पे? 3 पर। तो जब हम सेंटीमीटर का स्केल ले लेंगे, सेंटीमीटर का स्केल ले लेंगे तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्केल कितना है? 3.34 पर है कि 3.35 पर है? 4 की 3.35 पर है। लेकिन अब सेंटीमीटर वाला हमको ये कंफर्म कर देगा कि आपका 3.3 तो कंफर्म है, 4 और 5 में दिक्कत हो सकता है। तो जितना हम स्केल को छोटा लेते जाएंगे उतना लीस्ट काउंट एरर कम होता चला जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब लीस्ट काउंट एरर आपका क्या होता है कि स्केल के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अगर लीस्ट काउंट कम है तब तो अच्छी रीडिंग दे देगा, अगर लीस्ट काउंट ज्यादा है तब तो रीडिंग में एरर जरूर आएगा। ओके, लीस्ट काउंट का मतलब द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट वैल्यू। जैसे घड़ी सबसे कम सेकंड क्या मेजर करती है? 1 सेकंड। 1 सेकंड कितना हुआ वो घड़ी आप देख के बता देंगे। 1 से नैनो सेकंड बता पाते हो आप घड़ी से? नहीं। तो इसका मतलब उस घड़ी से नैनो सेकंड नहीं बता सकते, लेकिन 1 सेकंड सबसे कम समय उसको बता सकते हैं। तो उस घड़ी का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकंड, जो दीवार घड़ी लगती है। तो लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है वही वाला अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा एरर जो मतलब जो पैरामीटर के अनप्रेडिक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब पहले से कोई फिक्स नहीं रहता है, आप मेजर कर रहे हो अचानक हिल गया और वो रीडिंग आपने ले लिया। ठीक है, आप एक तरीके से आप जैसे जब जिस समय आप रीडिंग ले रहे थे उस समय लाइट चली गई, जिस समय आप लिख रहे थे उस समय लाइट चली गई और वही रीडिंग आपने नोट कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनबायस्ड एरर। ओके, जैसे आप वोल्टेज सप्लाई का कोई तरीका नहीं, कोई पैटर्न नहीं, अचानक से जो पैरामीटर चेंज होते हैं उनके कारण जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनबायस्ड एरर बोल देते हैं। और वो एरर रैंडम एरर की कैटेगरीज में रखे जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस एरर मैंने बता ही दिया था। ग्रॉस एरर उसको बोलते हैं जब जानबूझ के जो एरर किए जा सकते हैं उनको ग्रॉस एरर बोला जाता है। ओके, और अब हम लोग थोड़ा सा एक दो चीजें और है, ये आपके पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप जानते रहिए थोड़ा सा, ठीक है।
स्टैटिक एरर और डायनेमिक एरर किसको बोलेंगे? स्टैटिक एरर और डायनेमिक एरर, इसको समझ, अभी तक आपने जितने एरर पढ़े सब स्टैटिक एरर हैं। स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर में आपका यही तीनों आ जाता है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, जो अभी पूरा समझाए, ग्रॉस एरर। डायनेमिक एरर किसको बोलते हैं, इसको समझ लीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे। डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर किसको बोलेंगे, देखिएगा, जैसे कभी कभी देखिए एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो कभी कभी वो बच्चा क्या करने लगता है, चोरी करने लगता है। तो आज वो चोरी करता रहता है, तो मान लो 10 रुपये चुरा लिया गया, 5 रुपये चुरा लिया गया, लेकिन आप यही बोलते हैं ना कि भाई अपने बच्चे को सुधारो, नहीं तो ये बड़ा होके फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगेगा। तो आज उसने जो गलती की वो कितने की 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन जब बड़ा हो गया तो अब वो लाखों की चोरियां कर रहा है। तो अब उसकी गलती क्या हो गई, बदल गई ना, अब उसकी गलती चेंज हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो गलतियां हैं वो चेंज हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं या तो कम हो रही हैं। कहते हैं कि भैया अब ये सुधर गया, अब गलती नहीं करता है। इसका मतलब वो जो उनकी गलतियां थी वो क्या हो गई, अब मैं भाई बचपन में 5 रुपए चुराते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि बड़े होके भी वो 5 रुपए चुराए। अगर बड़े होके भी वो 5 रुपए चुराते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी गलती स्टैटिक है, उनका एरर स्टैटिक है। लेकिन जब गलतियां चेंज होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हालांकि नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप जानते रहिए, अगर कहीं पूछा जाएगा तो आप अपने हिसाब से रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस भी इसी बहाने कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको देखेंगे। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? 4.9 सेंटीमीटर, 4.805, 5.225, 5.4 सेंटीमीटर। मीन लेंथ कितना है, तो ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और अब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा डेटा आपका मोर एक्यूरेट है, तो इसके नजदीक कौन सा है, देखो 4.9 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने बताया था एक्यूरेसी उसको बोलते हैं जो ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से 4.9 सबसे नजदीक था, इस वजह से ये मोर एक्यूरेट डेटा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, उसको देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, द एरर इन द मेजरमेंट which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply। अभी अभी मैंने बताया, जब अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई होता है तो इसको कौन सा एरर बोलेंगे? पहला है रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर। तो इसमें आ जाएगा रैंडम एरर। ठीक है, क्योंकि रैंडम एरर में क्या होता है, हमें कुछ फिक्स नहीं होता कि एरर कब हो सकता है, कैसे हो रहा है, प्लस है कि माइनस है, कोई इसमें फिक्स नहीं होता है। ओके, तो जब भी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस के कारण एरर आता है तो उसको रैंडम एरर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर किसको बोले, अभी मैंने बताया था एरर किसको बोलेंगे, एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू, डिफरेंस किस में होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी अभी मैंने बताया था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए फर्स्ट, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बताता है, एरर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन, अब कैलिब्रेशन आ गया, द एरर कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। जब पुअर कैलिब्रेशन आपका होता है और उसके कारण जब एरर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सिस्टमैटिक एरर। वो किस में आ जाएगा, सिस्टमैटिक एरर में आ जाएगा। तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इस वजह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। ओके, अब इस टॉपिक पर एक हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर्स भी लेके आएंगे, उस पर जितने भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पिछले कंपटीशंस में आए रहेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर से जो नोट्स बनाना है उसको बहुत ध्यान से आप बना लीजिएगा। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।